नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की टॉप 100 न्यूज पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना वैक्सीन की खुराकों को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों का आंकड़ा जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि 2.11 करोड़ से अधिक खुराकें इनके पास अभी इस्तेमाल के लिए है। अब तक केंद्र की ओर से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अस्पतालों को 42% 1.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की मंत्रालय ने आज सुबह जारी किए डेटा के जरिए बताया कि 2,11,93,241 कोरोना वैक्सीन अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और अस्पतालों के पास इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इसके लिए केंद्र की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा सहयोग मुहैया कराया जा रहा है। इस क्रम में केंद्र मुफ्त वैक्सीन की खुराकें मुहैया करवा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। विद्यार्थी जुलाई महीने में सप्ताह में 2 और अगस्त माह में सप्ताह में 4 दिन स्कूल जा सकेंगे। देश में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें कोरोना प्रतिबंधों में ढील देकर लोगों को राहत दे रही है। हालांकि कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम सरकार ने राज्य के 5 जिलों जोरहाट, गोलाघाट, विश्वनाथ, सोनितपुर और लखीमपुर में जारी प्रतिबंधों को 1 और सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार भी कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि गुजरात सरकार ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करके 60% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा कि असम के 5 जिलों में कोविड-19 की उच्च सकारात्मकता दर के कारण पूर्ण लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, जबकि राज्य के अन्य जिलों से आने वालों की आवाजाही निलंबित रहेगी। आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। यहां भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने सोमवार को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में 1 करोड़ की लागत से तैयार सोने की तलवार सूर्य कटारी भेंट की। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एक अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद के व्यवसायी MS प्रसाद ने तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी को एक सूर्य कटारी भेंट की है। उन्होंने रंगनायकुला मंडपम में मंदिर परिसर के अंदर एक अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी AV धर्म रेड्डी को अपना प्रसाद सौंपा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। कई शताब्दी पहले यह मंदिर बनाया गया था, जो वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। बताया जाता है कि होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से मंदिर के निर्माण में अहम योगदान रहा है। भारत में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। देशवासियों के लिए ये एक राहत भरी खबर है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,093 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 3,11,74,322 हो गई है। 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमित 37 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। इसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 4,14,482 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के दौरान यहां केरल में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वहीं दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार में सबसे कम मामले सामने आए हैं। केरल और महाराष्ट्र में सामने आने वाले कोरोना के मामले लगातार केंद्र और राज्य सरकार के लिए चिंता की वजह बने हुए हैं। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे 6 राज्यों के सीएम से इस मुद्दे पर बातचीत की थी, जहां पर अधिक मामले आ रहे हैं। केंद्र की तरफ से यहां पर विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी गई है।
केंद्र लगातार इन सभी राज्यों पर निगाह रखे हुए है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण या नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। तीसरी लहर के कयासों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने ही नहीं, दूसरे राज्यों की सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा भी रद्द कर दी है, तो वहीं बकरीद के लिए केरल में बाजारों और दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस समय केरल में नए कोरोना मामले सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अंतरिक्ष में उड़ान के लिए तैयार हैं। उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट बेजोस समेत कुल 4 लोगों को लेकर मंगलवार को उड़ान भरेगा। बेजोस की टीम पिछले हफ्ते अंतरिक्ष यात्रा पर गई रिचर्ड ब्रैंसन की टीम से भी आगे तक जाएगी। बेजोस के इस सफर में सबसे खास बात उनका रॉकेट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की सीमा मानी गई है, जिसे कारमन लाइन कहा जाता है। बेजोस अपनी टीम के साथ इस सीमा के आगे तक जाएंगे। ब्रैंसन की टीम 86 किलोमीटर तक गई थी। जेफ बेजोस के अलावा उनके भाई मार्क बेजोस, सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष में जा रहा 18 वर्षीय छात्र ओलिवर डेमन और सबसे ज्यादा उम्र में अंतरिक्ष में जा रही 82 वर्षीय वैली फंक इस यान में रहेंगी। फिलहाल उनकी टीम अंतरिक्ष में रवाना होने से पहले प्रशिक्षण के लिए ब्लू ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट विलेज में रुकी है। देश भर में मानसून के सक्रिय होने से बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड के मांडव गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत और 4 लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश और मुंबई में भी भारी बारिश से जनधन की हानि हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बताया है कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी बारिश होगी। तो वहीं मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के हर जिले में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए पालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसकी घोषणा की है। चौहान ने सोमवार को कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से 16,40,000 रुपए की राशि 328 बाल हितग्राहियों के लिए खाते में अंतरित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के हितग्राहियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह भोजन के लिए राशन की व्यवस्था, शिक्षा के लिए भारत में कहीं भी शिक्षा खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। हर जिले में एक पालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी बच्चों की देखभाल के लिए उत्तरदायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाल सेवा योजना में माता पिता अथवा घर में कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो जाने से उनके आश्रित बच्चों को प्रति सदस्य 5,000 रुपए प्रति माह राशन एवं उनकी शिक्षा संबंधी सभी जिम्मेदारियां राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएंगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू में दवा का फ्रिज खोला तो वह बंद मिला। यह देखते ही मंत्री बिफर पड़े और सख्त अंदाज में सिविल सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन जैन से कहा कि मैं 21 बार जेल गया हूं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा।
प्रभारी मंत्री तोमर सोमवार को जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्र भी थे। अस्पताल के प्रसूति वार्ड से बाहर निकलते समय ऊर्जा मंत्री की नजर वाटर कूलर पर गई तो वह भी बंद मिला। ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन से कहा कि आपकी सीआर खराब हो जाएगी, 3 दिन में इस वाटर कूलर को सुधरवाओ। इस दौरान गुना विधायक गोपीलाल जाटव भी मंत्री का चेहरा देखते रह गए। हालांकि फ्रीजर में शुगर के मरीजों को दिए जाने वाले इंसुलिन रखे थे। पॉर्न मूवीज बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा अधिकतर बिजनेस में पति राज कुंद्रा की पार्टनर है। पुलिस ने राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश कर दिया है। उन्हें सुबह 4 बजे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऑफिस से मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया था। इधर पुलिस ने राज कुंद्रा के साथी रयान थार्प को भी मुंबई के नेरुल इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने मुंबई के एक अज्ञात शख्स और मिडिल ईस्ट के एक पॉर्न माफिया के बीच कुछ कॉल एक्सचेंज को इंटरसेप्ट किया है। वह व्यक्ति अमेरिकी नागरिक है। कुछ लड़कियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लड़कियों ने खुलासा किया है कि वे एक इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी रैकेट के शिकंजे में थीं। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिश करता है और हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पॉर्न मामले का खुलासा किया। इस मामले में अब कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश में कोरोना के हालात पर सदन के नेताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण महामारी की वजह से बने हालात और मैनेजमेंट से जुड़ा प्रेजेंटेशन भी पेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें शामिल होने को लेकर विपक्ष दोपहर 2 बजे एक मीटिंग करेगा। सभी पार्टियों के सांसद शामिल होंगे। इसमें तय किया जाएगा कि कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रीफिंग में शामिल होना है या नहीं। इससे पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी खुद ये प्रेजेंटेशन देने वाले थे, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया था। सरकार के फैसले को तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे विपक्ष की जीत करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संसद रचनात्मक विपक्ष चलता रहे। सर्वदलीय बैठक में संसदीय मामलों के मंत्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस हॉल में कोरोना पर प्रेजेंटेशन देंगे। राज्यसभा में सदन के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले डिस्कशन उसके बाद प्रेजेंटेशन। अगर वे डिस्कशन नहीं चाहते और सभी सांसदों को प्रेजेंटेशन देना है तो सेंट्रल हॉल में दें। अगर कोविड की वजह से आप एक ही जगह नहीं बैठ सकते तो इसे 2 दिन में कर सकते हैं या सुबह शाम 1 दिन में भी कर सकते हैं। आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन रहा। जासूसी केस पर दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें अपने बजाय हमारी चिंता ज्यादा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह सरकार ने नोटबंदी बिना तैयारी के की थी, वैसे ही कोरोना के समय लॉकडाउन लगाते समय भी कोई तैयारी नहीं की गई। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का विषय है। पहले महामारी के दौरान महामारी से कम और भूख से ज्यादा लोग मरते थे। हमने ऐसा नहीं होने दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, पीएम के मन की बात बूथ पर जाकर लोगों को सुनाएं।
कोरोना महामारी के दौरान निजी अस्पतालों में हुई आगजनी की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि अस्पताल अब एक ऐसे बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो कि इंसान की जान की कीमतों पर चल रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि अस्पताल अब एक बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो कि लोगों की दुख दर्द पे चल रहे हैं। हम इन्हें इंसानी जान की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते। कोर्ट ने ये बातें देश भर में कोरोना मरीजों के उचित इलाज, बॉडी के रखरखाव और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से जुड़ी घटनाओं पर खुद एक सुनवाई के दौरान कही। महाराष्ट्र में नासिक में पिछले साल हुए एक हादसे में कुछ नर्स और मरीजों के मारे जाने की घटना का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि आवासीय कॉलोनियों के 2-3 कमरों में संचालित नर्सिंग होम या अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। गलवान में भारतीय जवानों से मुंह की खाया चीन अब पूर्वी लद्दाख के करीब झिंजियांग प्रांत के शाकचे शहर में लड़ाकू विमानों का नया बेस बना रहा है। ये निर्माण भारत के काशगर और होगन के मौजूदा फाइटर एयरबेस को टारगेट करके बनाया जा रहा है। शाकचे में पहले से ही एयरबेस बना हुआ था, लेकिन चीन इसे अब अपने फाइटर प्लेन के हिसाब से डेवलप कर रहा है। चीन इस बेस के जरिए भारत से लगी सीमा पर अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में लगा है। लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए एलएसी के करीब चीन में मौजूदा हवाई अड्डों के बीच की दूरी लगभग 400 किलोमीटर थी, लेकिन इस निर्माण के साथ ये दूरी और कम हो जाएगी। चीन ने भारतीय सीमा से लगे क्षेत्रों में खुद को साजो सामान से लैस करना शुरू कर दिया है, साथ ही सुरक्षा उपकरणों की भी तादाद बढ़ा दी है। चीन ने हाल ही में रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इस क्षेत्र में तैनात किया है। भारत ने भी चीनी लड़ाकू विमानों को निगरानी के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। इसके साथ ही कई लड़ाकू विमानों की भी तैनाती की गई है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों देशों का एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। हैकिंग और जासूसी के आरोप लगने के बाद पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर विवादों में है। रविवार को आई एक रिपोर्ट के बाद सोमवार को इस मुद्दे पर भारत की संसद से लेकर दुनिया भर में हंगामा मच रहा है। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट ने इस पूरे मामले को साइबर सिक्योरिटी के लिए वेकअप कॉल बताया है। कैथकार्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोबाइल फोन अरबों लोगों के लिए प्राइमरी कंप्यूटर है। कैथकार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को समेत उन कंपनियों को शुक्रिया कहा है जिन्होंने स्पाईवेयर फर्मों के खतरों के खिलाफ आवाज उठाई है। एनएसओ के खतरनाक स्पाईवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के लिए किया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए। व्हाट्सएप को 2019 में एनएसओ की इसी तरह की हरकतों का पता चला था। तब कंपनी ने इससे मुकाबला किया था। तभी से कंपनी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी के फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेज और कॉल्स समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सोमवार को कहा कि वे अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी से काम करेंगे ताकि भारत के साथ नेपाल के संबंधों को मजबूती दी जा सके। दोनों देशों के लोगों के भी बीच रिश्ता मजबूत किया जा सके। देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश के जवाब में सोशल मीडिया पर अपनी मंशा जाहिर की। देउबा 75 साल के हैं। उन्हें भारत समर्थक नेपाली नेताओं में गिना जाता है। नेपाल में संवैधानिक और राजनीतिक संकट के मद्देनजर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दिया था। देउबा ने 18 जुलाई को संसद में 83 के मुकाबले
165 मतों के विश्वास मत भी जीत लिए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात ही उन्हें बधाई के संदेश दिए, जिसका उन्होंने तुरंत जवाब दिया। वामपंथी गठबंधन सरकार के प्रमुख रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में भारत नेपाल संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों में सीमा विवाद, नक्शा विवाद, सीमा पर सुरक्षा बलों के बीच छुटपुट झड़पें इस दौरान हुई थीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिश करता है और हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पहले राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया गया कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पॉर्न मामले का खुलासा किया। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज के खिलाफ इसी साल फरवरी में केस दर्ज किया गया था। राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। भागलपुर में सोमवार को बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा में अपराधियों ने कई राउंड गोलीबारी की। जेल में बंद अपराधी मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी जेबा खातून ने गुंडों के साथ मिलकर गोलीबारी की। पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मोहम्मद इम्तियाज भागलपुर का कुख्यात है, जो जेल में बंद है। उसकी पत्नी जेबा खातून स्मैक, शराब और नशीले पदार्थ का धंधा करती है। मोहम्मद इम्तियाज का भाई इंतसार भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस वजह से उसके घर में हमेशा पुलिस छापेमारी करने के लिए जाती रहती थी। सोमवार को करीब 10-11 बजे के बीच में आरिफ की पत्नी जेबा और आरिफ की पत्नी दोनों के नाम ने बादशाह को आते ही देखा तो अपने पति के साथ उसे रोका। पेगासस जासूसी मामले में दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर तत्काल जांच कराने की मांग की है। गहलोत ने लिखित बयान जारी करने के साथ ट्वीट करके केंद्र पर निशाना साधा है। गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसने के अंदाज में लिखा कि इसकी शुरुआत राजस्थान से करनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसने के अंदाज में लिखा कि इसकी शुरुआत राजस्थान से करनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सीएम अशोक गहलोत ने पेगासस जासूसी मामले में बयान जारी कर कहा कि पेगासस जासूसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर अविलंब जांच के आदेश देने चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक जांच के लिए उपयुक्त केस है। पेगासस सॉफ्टवेयर से मोबाइल हैकिंग और जासूसी खबरें आ रही हैं। यह बहुत चिंताजनक और शॉकिंग है। अब जासूसी किए गए लोगों की लिस्ट में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का भी नाम आ गया है। अभी पता नहीं ये लिस्ट कहां जाकर रुकेगी। गहलोत ने कहा, 2019 में दिग्विजय सिंह ने जब राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था, तब सरकार में ईमानदारी होती थी। इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराती थी। देश भर में पिछले कुछ सालों से लगातार यह चर्चाओं में है कि लोगों को सर्विलियंस पर रखकर उनके फोन टैप कराकर जासूसी की जा रही है। शराब कारोबारियों के बीच वर्चस्व को लेकर गैंगवार के हालात बन गए हैं। इसी को लेकर सोमवार शाम 4 बजे शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पिता वीरेंद्र ठाकुर को कुछ गुंडों ने सत्य साई चौराहे पर गोली मार दी। मरी माता स्थित शराब दुकान में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को दूसरी शराब कारोबारी चिंटू ठाकुर और हेमू ठाकुर पर शक है। एहतियात के तौर पर दोनों के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। वारदात सोमवार शाम करीब 4 बजे सत्य साई चौराहा स्थित सिंडिकेट के ऑफिस के सामने हुई। लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो सहम गए। वे कुछ समझ पाते तब तक हमलावर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। बताया जाता है कि दोनों के बीच शराब दुकान की लोकेशन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने एहतियात के तौर पर
बाणगंगा और गांधीनगर क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों को बंद करा दिया है। प्रारंभिक तौर पर पता चला कि अर्जुन की एबी रोड स्थित रघुनाथ पेट्रोल पंप के सामने शराब की दुकान है। इसे लेकर कई महीनों से शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों से विवाद चल रहा था। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई और 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से शुरू होंगे। इसके अलावा 12वीं के हॉस्टल भी शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में अंतिम फैसला जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा कि स्कूल संचालक और प्रिंसिपल बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएं। अगस्त के पहले सप्ताह से 50% क्षमता के साथ 2-2 दिन क्लास लगाई जाए। एक स्टूडेंट की लगातार 2 दिन क्लास लगेगी, दूसरा स्टूडेंट 2 दिन बाद लगातार 2 दिन आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। रात 11 से सुबह 6 बजे का कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि भीड़ भरे आयोजन नहीं किए जाएं। सांसद राउत ने रविवार को बीजेपी को सलाह दी थी कि अगर नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करें तो बीजेपी को उनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों ने जब संजय राउत के बारे में पूछा तो वो भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो किसी लायक है नहीं है उसके बारे में क्या बोले, उसको कुछ समझ है, वो खुद कहाँ है ये आप जानते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है उसका हम नोटिस भी लेते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण कानून की तारीफ करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार जैसे इस नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर नीतीश जनसंख्या कानून का विरोध करते हैं तो बीजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सिर्फ इतना कहा था कि जिसे जो कानून बनाना है बनाए, लेकिन बिहार का अनुभव यह है कि महिलाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। इसका पूरा आंकड़ा बिहार सरकार के पास है। डिंडौरी में उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद एमएलए बीच रोड पर बैठकर धरना देने लगे। उसके बाद पुलिस वालों ने ओमकार सिंह मरकाम को उठाकर किनारे कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से मंत्री मोहन यादव से मिलने का अनुरोध किया था। कलेक्टर रत्नाकर झा ने उन्हें कलेक्ट्रेट में आकर मिलने की बात कही थी। ओमकार सिंह मरकाम ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस वालों ने मुझे जबरन उठाकर फेंक दिया। ओमकार सिंह मरकाम ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस वालों ने उन्हें जबरन उठाकर फेंक दिया। मैं जनता द्वारा चुना गया एक विधायक हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर होने वाले निर्माण कार्य या किसी भी कार्यक्रम की जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। प्रभारी मंत्री का इंतजार करता रहा, लेकिन वहां भी मेरी मुलाकात प्रभारी मंत्री से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री पहले मुझे जिले के विकास की रणनीति बताएं और इस पर मुझसे चर्चा करें। वैशाली के पटेढ़ी बेलसर में उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम और पटेढ़ी बेलसर पुलिस के बीच नोकझोंक और पिस्टल दिखाने का वीडियो वायरल हुआ है। काफी देर तक दोनों के बीच गाली गलौज और नोकझोंक हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पदाधिकारी हाथापाई तक पर उतर गए। पूरा मामला देसी शराब के खिलाफ छापेमारी से जुड़ा है। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना के सकलदेव नगर में अज्ञात अपराधियों ने विनय सिंह के घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। विनय सिंह के बेटे हर्ष कुमार को हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। विनय सिंह और उनकी पत्नी राधिका देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। विनय सिंह की पत्नी राधिका देवी प्ले स्कूल चलाती हैं। रविवार को देर रात करीब 2 बजे अपराधियों ने विनय सिंह के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।
विनय कुमार की बेटी खुशबू कुमारी किसी तरह जान बचाकर घर से भागकर थाने पहुंची। पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीड़िता को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी भाग खड़े। अपराधियों ने हर्ष के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया। हर्ष की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। हर्ष की मां राधिका देवी और विनय सिंह को बरबीघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की स्थिति गंभीर देख पटना रेफर किया गया। भागलपुर में सोमवार को बरबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा में अपराधियों ने कई राउंड गोलीबारी की। में बंद अपराधी मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी जेबा खातून ने गुंडों के साथ मिलकर गोलीबारी की। पुलिस की मुखबरी करने के आरोप में मोहम्मद आरिफ के घर में घुसकर गोलीबारी हुई। इसमें आरिफ की बड़ी बेटी काजल की गोली लगने से मौत हो गई। काजल 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सोमवार को करीब 10 से 11 के बीच में आरिफ की पत्नी जेबा ने बादशाह को आते देखा और अपने पति के साथ उसे रोका। तो टॉप 100 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के नेशनल न्यूज के साथ। नमस्कार।